Assalamu alaikum guys, here it's Dr. Bukhari by Bukhari Medicos. Hope all you will be fine, and today we are going to start a new chapter of neurology, and our first topic in discussion will be the meningitis. So start करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए. Meningitis basically inflammation of the brain meninges by microbial agents. तो अब इस डेफिनेशन में समझने वाली बात यह है कि meninges क्या है और माइक्रोबियल एजेंट से क्या मुराद है. लफ्ज़ जो आइटस है वो मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ. इसका मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन. ठीक है. अब इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन मेनिंजेस से क्या मुराद है. हमें पता है कि ब्रेन जो है स्कल में मौजूद है और ये टाइटली पैक होता है मेनिंजेस के दरमियान. और मेनिंजेस बेसिकली तीन तरह की होती है, ड्यूरा मैटर, रेक्नाइड मैटर और पाया मैटर. जो ड्यूरिया होता है वो स्कल के करीब होता है, जो पाया होता है वो ब्रेन के करीब होता है. ठीक है. और जो रेक्नाइड होता है वो इनके दरमियान होता है. दोनों तीनों मेनिंजेस में जो दरमियानी होते हैं उसे रेक्नाइड मैटर कहते हैं. ठीक है. अब इनकी जो इन्फ्लेमेशन होगी बाय माइक्रोबियल एजेंट्स. माइक्रोबियल एजेंट से मुराद जो है वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ और फंगाई भी हो सकते हैं. ठीक है. तो हम जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे वायरल को, फंगल को, प्रोटोजोल को और फिर बैक्टीरियल को. ठीक है. अब वायरल में बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो मेनिंजाइटिस काज करते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमनेस्ट है और एग्ज़ाम में भी आता है वो हैं दो तरह के, हाइपर सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड हाइपर सिम्प्लेक्स वायरस 2. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं. बाकी जो जनरल्स में साइटोमेगालो वायरस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, रुबेला, मीजल्स, मम्स, पोलियो, HBV, HZV, HIV, इको, इनके आप नाम याद रख सकते हैं अपनी खुशी के लिए अगर याद रखना चाहें, वरना अगर ये ना भी याद रखें तो कोई मसला नहीं है. आपने जो याद रखना है वो क्या चीज़ है वायरसेस में, वायरल मेनिंजाइटिस में हाइपर सिम्प्लेक्स 1 एंड हाइपर सिम्प्लेक्स 2. इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा. ठीक है. और उसके बाद फंगल में जो आपने नाम याद रखने हैं, फंगल मेनिंजाइटिस में जो मतलब फंगाई में कौन से स्पेसिफिक फंगाई जो कि मेनिंजाइटिस काज करते हैं, उसमें जो है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस. आपने ये जो है जनाब लाजमी याद रखना है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस. और ये उन लोगों में करता है जिनमें HIV एड्स. अब एक बंदा है जिसे HIV एड्स चल रहा है. ठीक है. वो बीमारी चल रही है और उसमें अगर ये क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस फंजाई जो है आज है किसी तरीके से इंटर हो जाए, या आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे इंटर होते हैं, तो वो जो है इसमें जनाब मेनिंजाइटिस काज कर सकता है. बाकी दूसरे जो फंगाई हैं जैसे हिस्टोप्लाज्मा हो गया, एस्परजिलस, कैंडिडा, ब्लास्टियोमिकोस्ट और म्यूकर माइकोसिस वगैरह, ये भी अपनी खुशी के लिए अगर याद आप रखना चाहते हैं तो रखें, वरना अगर ना भी याद रखें तो कोई मसला नहीं है. एग्ज़ाम के हवाले से आपको क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए कि जिन लोगों में HIV एड्स होता है उनमें ये अफेक्ट करता है. अगर कोई बंदा है जिसमें HIV एड्स नहीं है लेकिन उसमें ये इंटर हो गया क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, तो वो इतना पोटेंट या स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये इस काबिल नहीं होगा कि वो बंदे को जो है मेनिंजाइटिस काज कर सके. क्यों HIV एड्स वाले पेशेंट में ये क्यों करता है? क्योंकि HIV एड्स की वजह से बंदे का इम्यून सिस्टम बैठा होता है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से ये जो है वो अफेक्ट कर सकता है. उसके बाद प्रोटोजोल में आपने जो है वो एक लफ्ज़ याद रखना है, वो जो है टोक्सोप्लाज्मा. ये जो एजेंट है, ये जो प्रोटोजोआ पैरासाइट है, ये जो है वो मेनिंजाइटिस काज कर सकता है. और ये वही बात कि HIV एड्स के पेशेंट्स में अगर कोई पेशेंट है and he is suffering from HIV AIDS disease and toxoplasma got entered in his body, and then it will cause the inflammation of the brain meninges. Otherwise he is not able to cause any meningeal inflammation, because if somebody is suffering from HIV AIDS means that he has compromised immune system. So that's why, तो मतलब कंप्रोमाइज इम्यून सिस्टम होगा तो ही फंगाई और प्रोटोजोआ इस काबिल होंगे कि वो मेनिंजाइटिस काज कर सकें, अदरवाइज वो इस काबिल नहीं होते. ठीक है. और दूसरे जो हैं वो टॉक्सोकेरा, सिस्टिक कैरियसिस और सेरिब्रल एमेबियसिस, इनके भी आप नाम अगर याद रखना चाहें अपनी खुशी के लिए, अपनी नॉलेज के लिए तो रख सकते हैं, वरना ना भी याद रखें तो एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है. मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड एग्ज़ाम. ठीक है. कल को आप कहें कि सर ने कहा था ये याद नहीं रखने, तो कोई प्रोफेसर आपसे पूछ सकता है, आप याद रख लें. लेकिन एग्ज़ाम के हवाले से जो है वायरल में आपने हाइपर सिम्प्लेक्स वायरस 1 और हाइपर सिम्प्लेक्स वायरस 2 को याद रखना है, फंगाई में क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस को याद रखना है और प्रोटोजोआ पैरासाइट में टोक्सोप्लाज्मा को याद रखना है, और स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें HIV एड्स चल रहा हो.
अब आते हैं बैक्टीरियल की तरफ, ठीक है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में कौन से जो बैक्टीरिया जो मेनिंजाइटिस काज कर सकते हैं बैक्टीरियल एजेंट्स में से हम बात करें माइक्रोबियल एजेंट्स की, तो वायरल, फंगाई और प्रोटोजोआ को डिस्कस कर चुके हैं, बैक्टीरिया की तरफ है। तो बैक्टीरिया में जनाब ये है कि बैक्टीरियल में जो है वो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि एक्यूट मेनिंजाइटिस काज करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि क्रोनिक मेनिंजाइटिस काज करते हैं। तो एक्यूट थोड़ी लेंथी लिस्ट है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। क्रोनिक में सिर्फ एक ही वर्ड है। क्रोनिक जो है एक ही एजेंट काज कर सकता है, एक ही बैक्टीरिया जो कि है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। अगर किसी पेशेंट में जो है वो टीबी होगी तो वो मेनिंजाइटिस काज करेगा और ये जो है क्रोनिक होगी, लॉन्ग टर्म होगी। और किसी भी पेशेंट में जो टीबी मेनिंजाइटिस होती है वो प्राइमरी कभी भी नहीं होती। अगर कोई पेशेंट है, इट इज़ ऑलवेज टू बी सेकेंडरी टू पल्मोनरी और इंटेस्टाइन टीबी। अगर किसी बंदे में इंटेस्टाइन या पल्मोनरी टीबी चल रही है, और वर्ल्ड वाइड पल्मोनरी टीबी ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, तो उसके बाद ही ये जो है ना टीबी मेनिंजाइटिस हो सकता है। ये प्राइमरी नहीं होती, इट इज़ अनलाइकली टू बी प्राइमरी। अब एक्यूट की तरफ आते हैं। तो एक्यूट में है एक एक्यूट जो मेनिंजाइटिस होती है ना, जो डिफरेंट बैक्टीरिया काज करते हैं, इसको डिवाइड किया गया है एज ग्रुप्स के हवाले से। अगर नियोनेटल एज ग्रुप है तो उसमें यह है कि इकोलाई ज़्यादा डोमिनेंट है। इकोलाई जो है वो क्या करवाता है, नियोनेट्स में मेनिंजाइटिस करवाता है। लेकिन कौन से कंट्रीज़ में जनाब ये करवाता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे पाकिस्तान, इंडिया हो गया, श्रीलंका वगैरह हो गया, बांग्लादेश वगैरह, और ऐसे नेपाल और फिलीपींस वगैरह, ठीक है। लेकिन वेस्ट में जहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, वहाँ पे इकोलाई पे तो कंट्रोल किया जा चुका है। लेकिन वहाँ पे जो और दूसरी मेजर काज है वो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, वेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल अच्छा है। लेकिन वहाँ पे जो लीडिंग काज है नियोनेट्स में वो है स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक हो गया। और उसके बाद जो प्री स्कूल एज ग्रुप आता है, यानी लेस देन 5 ईयर्स नियोनेट्स के बाद, वो उसमें जो है एच इन्फ्लुएंजा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये मेनिंजाइटिस काज करवाता है। और उसके बाद ये बाय मिस्टेक मैंने 50 लिख दिया था, 5 to 60 ईयर्स ओल्ड। और ये जनाब और कुछ याद रखें ना रखें, ये जो एरिया है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 5 to 60 ईयर्स ओल्ड, यानी एक आप कह सकते हैं कि ये अडल्टहुड की तरफ है, ठीक है, 5 से 60 साल तक। इसमें जो बैक्टीरिया काज करवाते हैं मेनिंजाइटिस वो होता है नसीरिया मेनिंजोकोकस, नसीरिया मेनिंजोकोकस, या इसे एन मेनिंजोकोकस भी कहते हैं। 5 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक जितने भी लोगों को मेनिंजाइटिस होता है, एक्यूट मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियाज की वजह से, वो कौन करवाता है, नसीरिया मेनिंजोकोकस। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा सारे डिस्कशन में इसको ही आपने याद रखना है। जैसे आपने वायरल में हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 को और हर्पिस सिम्प्लेक्स 2 को, फंगल में आपने क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस को याद रखना है, प्रोटोजोल में टोक्सोप्लाज्मा को याद रखना है, क्रोनिक बैक्टीरियल में आपने टीबी को याद रखना है। ऐसे एक्यूट में और को भी आपने याद रखना है। मैं ये नहीं कहता कि आप ना याद रखें, ये मोस्ट प्राइम है, क्योंकि 5 से 60 साल तक तो ये एक प्राइम एज होती है हर ह्यूमन बीइंग की, तो उसमें नसीरिया मेनिंजोकोकस, ठीक है। और उसके बाद जनाब जो 60 ईयर से अबव है उसमें आपने याद रखना है नीमोकोकस लिस्टेरिया। नीमोकोकस लिस्टेरिया ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये काज करता है। जबकि नसीरिया मेनिंजोकोकस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इकोलाई वगैरह हो गए, ये होते हैं ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो अब तक जो हमने पढ़ा है उसको मैं अगर 2 लफ्ज़ों में रिवाइज कर दूं तो वो ये है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन मेनिंजेस काज बाय माइक्रोबियल एजेंट्स इज़ नोन एज मेनिंजाइटिस। ब्रेन की इन्फ्लेमेशन कौन कर दे, माइक्रोबियल एजेंट्स कर दे, तो उसे क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस। माइक्रोबियल एजेंट्स कौन से जनाब, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगाई और बैक्टीरिया है। वायरस में आपने हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 को और 2 को, उसके बाद आपने जो है प्रोटोजोआ में आपने याद रखना है टोक्सोप्लाज्मा को, फंगल में क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। अब फंगल और जो प्रोटोजोआ है ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, मेनिंजाइटिस करेंगे जिनमें HIV एड्स का इन्फेक्शन चल रहा होगा। और बैक्टीरियल की तरफ अगर आए गए तो यहाँ पे एक्यूट और क्रोनिक 2 तरह की कैटेगरीज होती है। क्रोनिक में जनाब आला टीबी होगी और जो एक्यूट होगी उसको फिर एज वाइज जो है डिवाइड किया गया। नियोनेट्स में डेवलपिंग कंट्री होगा तो हम इकोलाई को देखेंगे, और अगर डेवलप कंट्री होगा तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, ये ज़्यादातर गले के इन्फेक्शन करता है, उसके बाद यहाँ तक जाता है। और उसके बाद प्री स्कूल एज में जो है एच इन्फ्लुएंजा यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एक होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, हम डिस्कस करें बैक्टीरिया को, यह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये बैक्टीरिया में आता है।
और उसके बाद जो नसीरिया मेनिंजोकोकस होता है ये 5 साल से 60 साल के लोगों को अफेक्ट करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और इसको आपने लाजमी याद रखना है। और उसके बाद अबव 60 ईयर ओल्ड इसमें जो है निमोकोकस लिस्टेरिया हो गया। ठीक है, ये हमने इन दो चीज़ों को समझा, मेनिंजेस को, ड्यूरो एरेक्नोइड पायोमीटर और माइक्रोबियल एजेंट्स को हमने देख लिया। अब जो है हम कुछ फीचर्स देखेंगे। अब मैंने जैसे आपको बताया ना कि आपने जो है वो बैक्टीरियल में से नसीरिया मेनिंजोकोकस को याद रखना है, एक्यूट में, क्रोनिक में आपने माइकोबैक्टीरियम टीबी को याद रखना है, और वायरल में जो है वो आपने याद रखना है हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 और 2 वायरसेस को। तो अब हम उनके कुछ फीचर्स देखने जा रहे हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए। वो ये है कि अगर एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है अगर किसी बंदे में, तो एजेंट कौन सा होगा? नसीरिया मेनिंजोकोकस हो गया। व्हाट विल बी द एजेंट? नसीरिया मेनिंजोकोकस, या इसे एन मेनिंजोकोकस भी कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है किसी में, तो कौन सा जो है वो एजेंट होगा जनाब? होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और वायरल में होगा हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 और 2। ठीक है, ये मैं पहले डिटेल में बता चुका हूँ, तो इसे यहाँ से तेज़ी से चलते हैं। और एजेंट नसीरिया मेनिंजोकोकस ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव कोक्साई, माइकोबैक्टीरियम टीबी जो है जेडन स्ट्रेन एसिड फास्ट बेसिलाई। ठीक हो गया। और उसके बाद जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है ये जनाब डीएनए वायरस है। वायरस दो तरह के होते हैं, आरएनए वायरस भी होते हैं, डीएनए वायरस होता है। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो डीएनए वायरस है। और उसके बाद सोर्स जनाब ये ना तीनों को कॉमन है, और वो है इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक हो गया, तीनों को कॉमन है, इन्फेक्टेड पर्सन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो नसीरिया मेनिंजोकोकस का क्या है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट मतलब आप खांस रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, जो ड्रॉपलेट्स आपके जो ईयर में जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, उस ड्रॉपलेट से अगर दूसरा बंदा इनहेल कर देता है, या उसके बाद उसकी आंखों में, उसके मुंह में, या उसके नाक के जरिए, जिस तरीके से भी जाते हैं, यानी उसे कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और इसकी जो रेंज होती है जनाब वो विद इन 18 फीट्स, 18 फीट की रेंज में होता है। ठीक है, और उसके बाद जो क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है वो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। और मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी टू पल्मोनरी या इंटेस्टाइन टीबी होता है, पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये हमेशा प्राइमरी नहीं होता टीबी मेनिंजाइटिस, इट इज़ सेकेंडरी टू बी पल्मोनरी और इंटेस्टाइन टीबी। ठीक है, अगर कोई मतलब पल्मोनरी टीबी वाला पेशेंट जो बैठा है, तो आप उसके करीब गए, उसने खांसा है तो, या स्नीजिंग की है उसने, मतलब छींका ही है उसे, जो ड्रॉपलेट्स वगैरह निकले आपके अंदर गए हैं, तो उस तरीके से जो आपको वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जा सकता है आपके अंदर। या आपको ऑलरेडी आप जो मेनिंजाइटिस का मरीज़ है उसे ऑलरेडी ये इन्फेक्शन चल रहा है पल्मोनरी टीबी का, और उससे आगे ये फैल सकता है उस पेशेंट के अंदर, उसी के अंदर, सेम उसकी बॉडी के अंदर, और से टीबी मेनिंजाइटिस हो सकती है। और उसके बाद जो वायरल होता है वो वाया स्किन कांटेक्ट होता है। अब स्किन कांटेक्ट में आप किसी को गले लगा सकते हैं, किसी के साथ बैठ सकते हैं, किसी को किस कर सकते हैं, हक कर सकते हैं, तो मियाँ बीवी इंटरकोर्स के दौरान भी हो सकता है, तो वाया स्किन कांटेक्ट। ठीक हो गया। अब है इनक्यूबेशन पीरियड, इन माइक्रोबियल एजेंट्स का हम देखेंगे इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है टाइम पीरियड फ्रॉम एंट्री ऑफ पैथोजन इन अ ह्यूमन बॉडी टू शोइंग इट्स फर्स्ट सिम्टम। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है उसमें जो है वो जो है जनाब हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस चला गया उसके अंदर। ठीक है, वो चला है 2 तारीख को उसके अंदर इंटर हुआ है। ठीक हो गया, और उसने जो है 12 तारीख को या 14 तारीख को अपनी पहली सिम्टम दी है। सिम्टम्स क्या होती हैं वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ। बेसिकली वायरस में जो है वो वेजिकल्स बन जाती हैं, तो 12 या 14 तारीख को वेजिकल्स हो रही है। अब 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, यानी जब तक उसने सिम्टम दिया है, इस दरमियानी पीरियड को हम कहेंगे इनक्यूबेशन पीरियड। द टाइम पीरियड फ्रॉम एंट्री ऑफ पैथोजन टू अ ह्यूमन बॉडी एंड शोइंग इट्स फर्स्ट सिम्टम। ठीक है, जिस दिन वो एंटर हुआ है और जिस दिन उसने पहली सिम्टम शो की है, इसके दरमियानी जो पीरियड होगा उसको इनक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। अब जो नसीरिया मेनिंजोकोकस का इनक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 3 to 10 डेज होता है, और एवरेज जो है 5 से 6 दिन होता है। ठीक है, और उसके बाद जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है जनाब टीबी मेनिंजाइटिस का, वो होता है 2 to 6 वीक्स। ठीक है, इसीलिए जो है वो टीबी का जो है जनाब कभी कल्चर नहीं किया जाता, क्योंकि आलमोस्ट इसे 8 वीक लग जाते हैं कल्चर करते हुए। तो उसका स्पूटम ज़्यादातर जो है टीबी के टेस्ट के लिए ना स्पूटम वगैरह लिया जाता है। ठीक है, ये क्लिनिकल बात है, याद रखनी आपने। और उसके बाद जो एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस होता है मेनिंजोएन्सेफलाइटिस। अच्छा, इसे मेनिंजोएन्सेफलाइटिस इसलिए कह रहे हैं कि ब्रेन का जो पेरेन्काइमा है तो इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है,
वायरल में ना, बैक्टीरियल में जो ब्रेन पैरेन्काइमा होता है उसकी इन्फ्लेमेशन नहीं होती, लेकिन वायरल में हो जाती है, इसलिए इसको जनाब मेनिंजोएन्सेफलाइटिस भी कहते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 2 से 12 दिन तक होता है, 2 से 12 डेज। अब कुछ क्लिनिकल फीचर्स जो कि हेल्पफुल होते हैं किसी भी केस को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। अगर जो है ना एग्जामिनर आपको बता दे कि पेशेंट हैज़ प्रेजेंटेड विद क्या कह सकते हैं कि मेनिंजाइटिस, और उसमें अगर वो बता रहा हो आपको, आपने डायग्नोज बनाया मेनिंजाइटिस का कि सडन ऑनसेट और हाई ग्रेड फीवर है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो सडन ऑनसेट है और हाई ग्रेड फीवर भी है तो ये सजेस्ट कर सकते हैं एक्यूट बैक्टीरियल को, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में ये है कि सडन ऑनसेट और हाई ग्रेड फीवर होता है एक्यूट बैक्टीरियल में, जबकि जो क्रोनिक बैक्टीरियल होता है उसमें इंसीडियस या स्लो ऑनसेट होता है और लो ग्रेड फीवर होता है। अब हाई ग्रेड और लो ग्रेड फीवर में डिफरेंस ये है कि 101 फ़ारेनहाइट से जो ऊपर होगा उसे कहेंगे हाई ग्रेड फीवर, 101 फ़ारेनहाइट से जो नीचे टेम्परेचर होगा उसे लो ग्रेड फीवर कहेंगे। और उसके बाद जो एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस होता है उसमें सडन ऑनसेट होता है और होता लो ग्रेड फीवर होता है, ठीक है। तो तीनों के फीवर में डिफरेंस ये है कि जो एक्यूट बैक्टीरियल होगा उसमें फीवर भी हाई ग्रेड होगा और ऑनसेट भी सडन होगा, ठीक है। जो क्रोनिक बैक्टीरियल है उसमें यह है कि इंसीडियस ऑनसेट होगा यानी स्लो ऑनसेट होगा और लो ग्रेड फीवर होगा, जबकि वायरल में, एक्यूट वायरल में यह है कि ऑनसेट तो सडन होगा लेकिन जो टेम्परेचर है वो लो ग्रेड होगा, फीवर लो ग्रेड होगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉमन फीचर्स ऑफ मेनिंजाइटिस। हमने देखा कि जो मेनिंजाइटिस होती है वो इन्फ्लेमेशन होती है ब्रेन मेनिंजेस की, और इसकी जो एटियोलॉजीज हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि वायरल भी होती है, बैक्टीरियल भी होती है, फंगल भी होती है, प्रोटोजोल भी होती है। तो अब किसी भी बंदे में मेनिंजाइटिस है, ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि वो वायरल है, फंगल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोल है, जो भी है, किसी भी तरह की जो है माइक्रोबियल एजेंट से अगर वो मेनिंजाइटिस हो चुकी है, जो फीचर्स होंगे वो क्या होंगे, कॉमन फीचर्स, जो कि हर तरह के माइक्रोबियल एजेंट जो है वो कॉमन फीचर्स देगा, जिससे हमें पता लगेगा कि ये मेनिंजाइटिस है। लेकिन कुछ आगे कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स होंगे जो हमें बताएंगे कि ये मेनिंजाइटिस जो है बैक्टीरियल है, एक्यूट बैक्टीरियल, क्रोनिक बैक्टीरियल या एक्यूट वायरल मेनिंजोएन्सेफलाइटिस है। तो पहले जो हम कॉमन फीचर्स को देखते हैं। कॉमन फीचर्स में यह है कि हमें पहले मिलेंगे फीचर्स ऑफ रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। किसी भी तरह का मेनिंजाइटिस होगा उसमें जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बड़ा होगा, तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बढ़ने के जो फीचर्स हैं वो कौन से होते हैं, तो उसमें जनाब हेडेक होता है यानी सर दर्द होगा, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होगा यानी स्टूपर होगा पेशेंट, ड्राउजी होगा, कोमाटोस होगा, ये सब चीज़ें अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाती हैं, कंफ्यूज होगा। उसके बाद वोमिटिंग होगी, पल्स डिक्रीज होगी जिसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, यानी कि 60 से नीचे तो ब्रेडिकार्डिया कहते हैं हम। और उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होगा। पेप्लियोडीमा होगा। पेप्लियोडीमा होता है बेसिकली ब्लरिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क इन द आई में जो ऑप्टिक डिस्क होती है ना वहाँ पे ब्लरिंग हो रही होगी। तो फीचर्स ऑफ रेस इंट्राक्रैनियल प्रेशर हमें मिलेंगे। उसके बाद मेनिंजेटिक ट्राइएड मिलेगा हमें, मेनिंजेटिक ट्राइएड। ये जो मेनिंजेटिक ट्राइएड है ना, ये आपने लाजमी याद रखना है। इसकी बेस पे आप किसी भी पेशेंट को देख के कह सकते हो कि यार इस बंदे में जो है मेनिंजाइटिस है। अगर कोई पेशेंट है आपके पास आया, उस बंदे में एट अ टाइम फीवर भी है, हेडेक भी है और उसकी जो नेक है वो भी स्टिफ हो चुकी है, रिजिड हो चुकी है, फीवर, हेडेक एंड नेक स्टिफनेस, इन तीन चीज़ों क्या कहते हैं, मेनिंजेटिक ट्राइएड कहते हैं। और ये किसी भी पेशेंट में पाई जाए तो इसका मतलब कंफर्म है कि उस बंदे में क्या है, मेनिंजाइटिस है। उसके बाद पहला फीचर है रेस इंट्राक्रैनियल प्रेशर, दूसरा है मेनिंजेटिक ट्राइएड, तीसरा क्या है कि साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशंस, यानी जो मेनिंजेस हैं ब्रेन की, ड्यूरा, अरेक्नाइड और पायोमेटर, वहाँ उनकी इरिटेशन के साइंस पाए जाएंगे। उसकी इरिटेशन के साइंस कौन से होते हैं कि एक नेक स्टिफनेस होगी जो कि मेनिंजेटिक ट्राइएड में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कर्निक साइन होगा और ब्रूडिजेंस की साइंस होगा। जो कर्निक साइन होता है वो ये होता है कि बेसिकली सिवियर स्टिफनेस ऑफ द हैमस्ट्रिंग्स, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि डिफ़िकल्टी इन स्ट्रेटिंग द लेग व्हेन हिप इज फ्लेक्स टू 90 डिग्री, यानी इसमें यह होता है कि हैमस्ट्रिंग्स की बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो चुकी होती है, जिसकी वजह से आप लेग को स्ट्रेट नहीं कर पा सकते, या लेग को स्ट्रेट करते तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी या पेन महसूस होता है आपको। कब? जब आपका जो हिप है वो 90 डिग्री पे फ्लेक्स हो चुका है, ठीक है।
जब हिप 90 डिग्री पे फ्लेक्स है और आप उसको जो स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी, पेन होगी, क्योंकि उस वक्त स्टिफनेस हो चुकी होती है हैमस्ट्रिंग्स की। और जो ब्रुडेंस्की साइन होता है उसका मतलब ये होता है कि स्पॉन्टेनियस फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी जॉइंट व्हेन नेक इज स्टिफ। जब आपकी नेक स्टिफ होगी, स्टिफनेस आएगी, तो स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली नेक नी और जो आपका हिप है उसमें जो है वो क्या आ जाएगी, फ्लेक्शन आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद जो है ये 3 फीचर हो गए, रेस्ट इंट्राक्रैनियल प्रेशर, मेनिंजाइटिक ट्रायड, साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। नंबर 4 पे क्या है कि सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट प्रोडक्शन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, SIADH इसे कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। तो समझ आई? आई थिंक सो नहीं आई होगी। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया का मतलब ये होता है कि सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट प्रोडक्शन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब एंडोक्राइन का कॉन्सेप्ट है कि 2 तरह के हार्मोन होते हैं, एक होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एक होता है एल्डोस्टेरोन। तो आप इन्हें इसको मिक्स नहीं करना। जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है इसका क्या काम होता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन कराना। ठीक है। जबकि जो एल्डोस्टेरोन होता है उसका काम क्या होता है, वाटर प्लस सोडियम की जब रिटेंशन कराना। ठीक है। जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो सिर्फ वाटर की रिटेंशन कराएगा। जो एल्डोस्टेरोन है जिसे वेसोप्रेशन भी कहते हैं, वो क्या करता है कि सोडियम और वाटर दोनों की रिटेंशन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनएप्रोप्रिएट प्रोडक्शन, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी किस चीज़ की, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो रिटेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब जब पानी ज़्यादा होगा तो नमक कम पड़ जाएगा। ठीक है। जाहिर सी बात है, एक चीज़ की ज़्यादती दूसरी चीज़ की कमी होगी। यानी 1 चम्मच फॉर एग्जांपल साल्ट है, 1 जग आप डाल दें पानी का, तो इसका मतलब है कि पानी ज़्यादा नमक कम। तो इसका मतलब है डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा, सोडियम कम पड़ जाएगा। आम रूटीन में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। तो सोडियम और वाटर की जो है वो एल्डोस्टेरोन रिटेंशन करता है और पोटाशियम की एक्सक्रीशन करता है। ये भी उसका फंक्शन है कि पोटाशियम की एक्सक्रीशन करता है, ये भी आपने याद रखना। ठीक है। तो बहरहाल एंडोक्राइन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो कॉमन फीचर्स होंगे मेनिंजाइटिस में वो कौन से होंगे कि रेस इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा, मेनिंजाइटिक ट्रायड होगा, साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन होगा और सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट प्रोडक्शन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या SIADH होगा। ठीक है। तो उसके बाद हम आ रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स पे। कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स में ये है कि जनाब एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और एक्यूट वायरल मेनिंजोएन्सेफलाइटिस। ठीक है। एक्यूट जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है वो मैंने आपको बताया था कि ये जो है 5 से 60 साल की एज में होता है और इसे कौन करता है, नसीरिया मेनिंजोकोकस। और ये आपने याद रखना है और वर्ल्ड वाइड जो एग्ज़ाम्स हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में भी ज़्यादातर यही यूज़ होता है। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जिसे TB मेनिंजाइटिस कहते हैं, और उसके बाद जो वायरल मेनिंजोएन्सेफलाइटिस, उसे एन्सेफलाइटिस इसलिए कहते हैं कि ब्रेन पैरेन्काइमा की इन्फ्लेमेशन होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका, अभी बता रहा हूँ। और उसमें जो है हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 होता है। तो ये जो मैंने कॉलम बनाया है, इस कॉलम बनाने का मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि एग्जामिनर आपसे ये चाहता है इस पूरे टॉपिक में कि जनाब जब आपके पास कोई केस क्वेश्चन में प्रेजेंट किया जाए या वैसे आप अपने क्लिनिक में बैठे हैं, कोई पेशेंट आपके पास है, तो आप इस काबिल हो कि एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से डिफ्रेंशिएट कर सकें और आप इस काबिल हो कि एक्यूट बैक्टीरियल क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को आप जो है वो एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस से डिफ्रेंशिएट कर सकें। यानी इन तीनों को आपस में आपने डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में या पेशेंट आ जाता है तो आपने इन तीनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करना है। उस चीज़ को समझने के लिए, डिफरेंट कंट्रास्टिंग फीचर्स को देखने के लिए हमने कॉलम बनाया है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर तो एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का पेशेंट होगा तो उसमें जो पहला फीचर देखा जाएगा, यानी फीचर तो 4 हैं, उसमें से हमारी तरतीब में पहला फीचर जो है वो क्या, सेप्टिक शॉक उसमें पाया जाएगा। सेप्टिक शॉक बेसिकली ये होता है कि डेंजरसली लेवल पे जो है ना वो ब्लड प्रेशर डाउन कर जाता है पेशेंट का। कब करता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में। ठीक है। सेप्सिस वगैरह होती है तो डेंजरस लेवल पे जो इसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, इस चीज़ को कहते हैं सेप्टिक शॉक।
तो इसमें क्या होगा कि श्रंकन आइस हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर जो है कम पड़ जाएगा डेंजरस लेवल पे, और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। उसके बाद यूरिन आउटपुट भी कम पड़ जाएगा। उसके बाद जो है उस पेशेंट में DIC देखी जाएगी, डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, यानी कुछ ऐसा हो जाए कि तमाम जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो ख़त्म हो जाए ना बॉडी के, तो इस चीज़ को कहते हैं डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। तो इसमें ब्लीडिंग टेंडेंसीज देखी जाएंगी, यानी कि पर्परी क्रैश होगा, जो स्किन होगा ना उसके अंदर जो पर्परी क्रैश होगा, ठीक है। ये हेमाटोलॉजी की टर्म है, आई होप सो आप समझते हैं। और उसके बाद जो एक्यूट रीनल फेलियर इस चीज़ में पाया जाएगा, एक्यूट रीनल फेलियर, क्योंकि सेप्टिक शॉक होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, हाइपोपर्फ्यून होगी इसकी किडनी की। तो सबसे जब भी ब्लड सप्लाई कम होती है बॉडी की, सबसे पहले जो ऑर्गन माइंड करता है वो किडनी ही करता है। तो हाइपोपर्फ्यून की वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। उसके बाद वाटर हाउस फ्रेडरिक सिंड्रोम, ये भी एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में देखी जा सकती है। वाटर फ्रेडरिक हाउस सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली ब्लीडिंग इनटू द एड्रिनल ग्लैंड। जनाब एड्रिनल ग्लैंड में ब्लीडिंग हो जाती है। अब एड्रिनल ग्लैंड जो है वो क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड में जब ब्लीडिंग होगी तो इससे ये होगा कि हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म होगा। मैंने आपको वहाँ पे बताया है कि जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है वो वाटर की रिटेंशन कराता है, जबकि एल्डोस्टेरोन वाटर और सोडियम दोनों की कराता है, लेकिन मेनली ये सोडियम की कराता है और पोटाशियम की एक्सक्रीशन करता है। जब सोडियम की रिटेंशन नहीं होगी तो ये क्या करेगा? जब सोडियम रिटेन नहीं होगा तो इसका मतलब है वाटर भी रिटेन नहीं होगा। जब वाटर रिटेन नहीं होगा और पोटाशियम एक्सक्रीट नहीं होगा तो ये वर्स करेगा सेप्टिक शॉक को, मतलब कि ब्लड प्रेशर और ड्रॉप करता जाएगा, क्योंकि सोडियम तो है नहीं, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट आपके माइंड में होगा। जहाँ पे नमक जितना ज़्यादा होगा पानी उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। जब नमक नहीं होगा तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी यूरिन के रास्ते ये जाएंगे, और जब जाएंगे तो बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम बचेगा, जिसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर और ड्रॉप करेगा, यानी सेप्टिक शॉक को ये वर्सन कर देगा। वाटर हाउस फ्रेडरिक सिंड्रोम, वाटर हाउस फ्रेडरिक सिंड्रोम और SAEDH में मेन कंसेप्ट फ़र्क ये है कि SAEDH सब में देखा जाएगा, लेकिन वाटर फ्रेडरिक हाउस सिंड्रोम सिर्फ जो है वो एक्यूट बैक्टीरियल में देखा जाएगा। और वाटर हाउस फ्रेडरिक सिंड्रोम में क्या है कि ये सेप्टिक शॉक को वर्स करेगा, यानी इसमें ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, सेप्टिक शॉक को वर्स करेगा सोडियम की रिटेंशन ना होने की वजह से। जबकि जो होता है ना SAEDH, उसमें वाटर की रिटेंशन ज़्यादा होगी, वाटर ज़्यादा रिटेन करेगा तो सोडियम जितना मौजूद था लेकिन वाटर नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा रिटेन कर जाएगा, तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रियम हो जाएगा वहाँ पे। और उसके बाद क्रोनिक बैक्टीरियल जो है वो TB मेनिंजाइटिस, ठीक है। क्रोनिक बैक्टीरियल में जो TB जो एजेंट है बैक्टीरिया वो कहते हैं TB मेनिंजाइटिस। इसके पेशेंट में क्या देखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एब्सेट्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एब्सेट्स आप समझते हो कि लो ग्रेड फीवर होगा, मलेज होगा, एनोरेक्सिया होगा यानी भूख का ना लगना, मलेज थकावट शिकावट, लो ग्रेड फीवर यानी 101 फ़ारेनहाइट से नीचे टेम्परेचर, और वेट लॉस होगा। जब भूख नहीं लगेगी तो जाहिर सी बात है वेट लॉस तो होगा। उसके बाद नाइट स्वेट्स होंगे, रात को पसीने आएंगे, ये जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपने याद रखना है, नाइट स्वेट्स। और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ पल्मोनरी भी होगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ नॉट प्राइमरी टू बी TB मेनिंजाइटिस, इट ऑलवेज टू सेकेंडरी टू बी पल्मोनरी TB और इंटेस्टाइन TB, ठीक है। इसमें ऑलरेडी हिस्ट्री पाई जाएगी, यानी इससे मुराद ये है कि क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होगी, डिस्निया होगी, चेस्ट पेन होगी, ठीक है। अगर कोई बंदा आपके साथ है यानी उसकी नेक जो है वो स्टिफ है, उससे फीवर है, हेडिक है, और साथ में जो है वो खांस रहा है, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ है, चेस्ट में पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो आप सोच सकते हैं कि इस बंदे को जो है वो TB मेनिंजाइटिस है, ठीक है। और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट से मुराद ये है कि या तो उस बंदे में खुद में जो है वो इंटेस्टाइन की TB या पल्मोनरी TB पाई जाती है, ठीक है, या फिर उसकी फैमिली में किसी पर्सन को है। हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट से मुराद है। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर में यह है कि एंडेमिक एरिया होगा। एंडेमिक एरिया से मुराद ये होता है कि परसिस्टेंट जो है वो पैथोजन किसी एरिया में मौजूद हो, तो उसे क्या कहते हैं? एंडेमिक एरिया कहते हैं। उसके बाद पॉवर्टी यानी गुर्बत, और उसके बाद मेल न्यूट्रिशन और ओवर क्राउडिंग। पॉवर्टी जो एसोसिएटेड होती है वो मेल न्यूट्रिशन के साथ, यानी गरीब बंदे की खुराक इतनी अच्छी तो नहीं होती ना। और उसके बाद ये ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग WHO के मुताबिक ये है कि 12 बाई 12 फीट के रूम में सिर्फ 2 बंदे रहने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा रहेंगे तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? ओवर क्राउडिंग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्यूट वायरल मेनिंजोएन्सेफलाइटिस, ये कौन काज करते हैं? हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2। बेसिकली जो हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस होती है ये एसोसिएटेड होती है विद द वेसिकल फॉर्मेशंस। अब वेसिकल्स क्या होती हैं? वेसिकल्स बेसिकली होती हैं फ्लूइड फिल्ड लीजन्स, ठीक है। लीजन बनते हैं
और उसके अंदर जो है इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड होता है। अब हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 मैंने आपको बताया था कि इसका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। इसका डिफरेंस ये है कि जो हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 1 है उसमें भी वेसिकल्स बनती है, 2 में भी बनती है, लेकिन लोकेशन का डिफरेंस है। जो हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 1 है वहाँ पे वेसिकल्स जो बनती हैं वो लिप्स और ओरल कैविटी के अराउंड बनती हैं, जबकि हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 2 में जो वेसिकल्स होती हैं वो बनती हैं जेनिटल्स के अराउंड, क्योंकि इट इज़ STI एज वेल। हम जानते हैं कि हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एज वेल। तो इन तीनों में जो डिफरेंस है मैं आपको बताता चलूँ कि अगर एक्यूट बैक्टीरियल का पेशेंट होगा यानी नेसेरिया मेनिंजोकोकस, उसमें सेप्टिक शॉक देखा जा सकता है, उसमें परप्रिक रैश होगी यानी ब्लीडिंग टेंडेंसीज होगी, उसमें जो है वो वाटर हाउस फ्रेडरी सिंड्रोम होगी और एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। जबकि अगर क्रोनिक बैक्टीरियल का होगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एब्सेट्स होंगे, उसके बाद जो हिस्ट्री ऑफ परमोनिटरी होगी, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, उसमें रिस्पेक्टर्स होंगे लाइक एंडेमिक एरिया, पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन वगैरह। जबकि जो वायरस है उसमें तो साफ साफ सी बात है कि किसी बंदे में हेडेक होगा, नेक स्टिफनेस होगी, और उसके बाद जो है वो मेनिंजाइटिस में तीसरी जो चीज़ है वो फीवर होगा, हेडेक, नेक स्टिफनेस और फीवर। तो साथ में वो अगर आप देखेंगे उसके लिप्स या ओरल कैविटी के अराउंड जो है वो वेसिकल्स बनी हुई हैं या उसकी जेनिटल्स के अराउंड वेसिकल्स बनी हुई, तो आप समझ जाएंगे कि वायरल मेनिंजोएन्सेफलाइटिस है। एकदम फिर आपको बता दूं कि ये जो होता है ब्रेन पैरेन्काइमा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसकी वजह से इसको एन्सेफलाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा। तो इस वजह से इसको एन्सेफलाइटिस कहते हैं। थैंक यू। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द मेनिंजाइटिस। आप एज ए डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में वर्क कर रहे हैं और आपके पास अगर एक पेशेंट है जिसमें जो है वो हेडेक है, नेक स्टिफनेस है, तो जाहिर सी बात है जो मेनिंजाइटिस अगर उसमें पाया जाता है FHN जो है वो फीवर, हेडेक और नेक स्टिफनेस, तो उसमें मेनिंजाइटिस होगी। तो पहला आपने स्टेप क्या करना है कि उसमें आपने इंजेक्शन बेंजाइल पेंसिलिन 1.2 मिलियन यूनिट IV स्टेट फ़ौरन ही देना है। यहाँ ये कहा जाता है कि नेसेरिया मेनिंजोकोकस इज़ अ किलर, तो वहाँ ये कहा जाता है कि इंजेक्शन बेंजाइल पेंसिलिन जो है वो क्या होता है, लाइफ सेवर होता है, ठीक है, लाइफ सेवर। सबसे पहले आपने ये इंजेक्शन लगा देना है। IV स्टेट का मतलब ये होता है कि फ़ौरन ही उसी वक्त। और उसके बाद आपने करना CT ब्रेन प्लेन। CT ब्रेन प्लेन जो है वो कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं है, बल्कि ये किया जाता है टू रूल आउट रेस्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है वो CSF एग्जामिनेशन होती है। और CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेने के लिए हमें लंबर पंक्चर करना होता है L4 L5 के दरमियान, ठीक है। तो जो रेस्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है ना वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है टू द लंबर पंक्चर। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? अगर फॉर एग्जांपल CSF बढ़ा हुआ है और आपने लंबर पंक्चर जो परफॉर्म कर लिया है, तो फिर क्या हो सकता है कि हर्निएशन इन द फोरामन मैग्नम, ठीक है। तो फोरामन मैग्नम में जो है वो हर्निएशन हो सकती है। तो ये होता है कि आपने इंजेक्शन बेंजाइल पेंसिलिन दे दिया, उसके बाद आपने CT ब्रेन प्लेन किया टू रूल आउट रेस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अगर तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ तो आपने L4 L5 के दरमियान जो है वो लंबर पंक्चर करना है और CSF आपने निकाल लेना, ठीक है। और CSF निकालते वक्त आपने 3 से 5 ml के 3 सैंपल्स लेने हैं। लेकिन अगर रेस्ट इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप जो है वो ब्लड कल्चर भी करवा सकते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होते हैं ब्लड कल्चर होते हैं, क्योंकि इसका जो स्प्रेड होता है वो हेमाटोजेनियस रूट के थ्रू स्प्रेड करता है। ब्लड कल्चर बिकॉज हेमाटोजेनियस स्प्रेड, इसका जो स्प्रेड होता है हेमाटोजेनियस होता है। तो सुपीरियर तो CSF एग्जामिनेशन है, लेकिन अगर मजबूरी है रेस्ट इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है इंट्राक्रैनियल प्रेशर, तो आप ब्लड कल्चर भी करा सकते हो। जो इन्वेस्टिगेशन एडिशनल्स होती है उसमें कंप्लीट ब्लड काउंट होता है आम रूटीन की। कंप्लीट ब्लड काउंट में ये है कि अगर तो न्यूट्रोफिल्स रेस होंगे तो ये हमें बता देंगे कि भाई एक्यूट बैक्टीरियल है। लेकिन अगर जहाँ भी क्रोनिक बैक्टीरियल होगा या वायरल इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे लिम्फोसाइट्स रेज होते हैं। तो एक्यूट बैक्टीरियल अगर हमें मिल रहे हैं तो ये क्लियर कर देता है कि ये क्या है, एक्यूट बैक्टीरियल, ठीक है। लिम्फोसाइट्स अगर रेज है, सॉरी न्यूट्रोफिल्स, अगर न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट्स रेज है तो ये क्रोनिक बैक्टीरियल और वायरल होगा, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स होंगे एक्यूट बैक्टीरियल में और लिम्फोसाइट्स क्रोनिक बैक्टीरियल या वायरल में रेज होंगे। और उसके बाद जनाब
जो ESR होता है वो क्रोनिक इन्फेक्शंस में रेज होता है, और क्रोनिक यहाँ पे क्या चीज़ है, TB हो गया। अगर ESR बड़ा हुआ है तो हमें पता है क्रोनिक रिएक्शन में रेज होता है, इसका मतलब उसे TB है पेशेंट को। और चेस्ट एक्सरे में जो अगर हम करवाएंगे, अगर वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट्स में एपिसिस पे मिले तो वो भी सजेस्ट करता है किस चीज़ को, TB को सजेस्ट करता है। फिर आपने इलेक्ट्रोलाइट जो है वो चेक करना है। अगर सीरम सोडियम जो है वो कम है, मैंने आपको पहले बताया कि डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है किस चीज़ में, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट प्रोडक्शन ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन। ये कॉमन फीचर है, तमाम किस्म के मेनिंजाइटिस में पाया जाता है, ठीक है। इसकी वजाहत पहले मैं कर चुका हूँ। अगर जो है वो सोडियम सीरम सोडियम जो कम है और पोटेशियम बढ़ा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो वाटर हाउस प्रोडक्ट सिंड्रोम जो हो जाती है उसमें क्या है कि ब्लीडिंग हो जाती है इनटू द एड्रेनल ग्लैंड और हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है। तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन होता है कि सोडियम और वाटर को रिटेन करना और पोटेशियम को एक्सक्रीट करना, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यानी सोडियम रिटेन नहीं हो रहा, सोडियम कम है और पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं हो रहा, बढ़ा हुआ है। तो WHFS और ये सजेस्ट करता है किस चीज़ को, एक्यूट बैक्टीरियल में ये जो सिंड्रोम पाई जाती है, ठीक है। RFTs कराने हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, अगर वो डिरेंज है तो वो सजेस्ट करता है एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को, क्योंकि सेप्टिक शॉक जो है वो वर्स होता है और सेप्टिक शॉक इसमें पाया जाता है एक्यूट बैक्टीरियल में, और वो वर्स होता है किस चीज़ की वजह से, WHFS की वजह से। और जब हाइपोपरफ्यूजन होगी तो रीनल फेलियर हो सकता है और एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को ये सजेस्ट करता है। कोगुलेशन प्रोफाइल करवाएंगे, अगर तो डिरेंज है कोगुलेशन प्रोफाइल तो वो सजेस्ट करती है डिसमिनेटर इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, और हमने पढ़ रखा है कि DAC जो है वो फीचर है किस चीज़ का, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्राइम जो है ना डिस्कशन की तरफ हम आ चुके हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द CSF एग्ज़ाम रिपोर्ट। ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि जनाब आपको CSF की रिपोर्ट दे दी जाती है, ठीक है, एग्ज़ाम में या वैसे क्लिनिक में, और कहा जाता है कि ये CSF रिपोर्ट पढ़ते हुए आप बताएं कि आया इसको एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, या इसे वायरल मेनिंजोएन्सेफलाइटिस है, ठीक है। तो अब हम इसको इंटरप्रेट करना देखेंगे, ठीक है। अब पैरामीटर्स जो हैं वो उस पैरामीटर्स में अपीयरेंस होती है, सेल काउंट होती है, सेल टाइप होता है, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, और उसके बाद एंड में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि वाइल परफॉर्मिंग लंबर पंक्चर परफॉर्म करते वक्त टेक 3 सैम्पल्स ईच ऑफ 3 to 5 ml। हर सैंपल का जो होना चाहिए ना अमाउंट 3 से 5 ml होनी चाहिए। 1 सेंट फॉर बायोकेमिस्ट्री, 1 सेंट फॉर साइटोलॉजी एंड 1 सेव। जो सेव करेंगे उस चीज़ को हम एंड पे भेजेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के लिए। तो एक सैंपल हमने भेज दिया साइटोलॉजी के लिए, एक हमने भेज दिया बायोकेमिस्ट्री के लिए। साइटोलॉजी में हम अपीयरेंस देखेंगे, सेल काउंट देखेंगे और सेल टाइप देखेंगे, जबकि बायोकेमिस्ट्री में हम ग्लूकोज और प्रोटीन देखेंगे, ठीक है। अब हमने 3 सैंपल ले लिए, एक हमने साइटोलॉजी के लिए भेज दिया, एक हमने बायोकेमिस्ट्री के लिए, एक हमने अभी रख लिया, ठीक है। जो हमने भेजे साइटोलॉजी के लिए उसमें हमने देखना है कि अपीयरेंस। अब नॉर्मल अपीयरेंस क्या होती है, क्रिस्टल क्लियर होती है, ठीक है, CSF में। लेकिन अगर CSF में हमें जो सेल्स हैं वो टर्बिड या पुरुलेंट नज़र आ रहे हैं, मतलब पस कंटेनिंग, तो वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, एक्यूट बैक्टीरियल को इंडिकेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो जो है वो फाइब्रिन वेब की तरह सेल नज़र आ रहे हैं तो ये सजेस्ट कर रहा होता है क्रोनिक बैक्टीरियल को, ठीक है, क्योंकि वो TB को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे बेसिक, और उसकी जो पैथोजेनेसिस के हिसाब से ये होता है कि फिब्रिनस नेक्रोसिस हो रही होती है, ठीक है। तो इस वजह से फाइब्रिन वेब टाइप के सेल नज़र आते हैं। और वायरल में जो है वो सेल क्लियर नज़र आएंगे, यानी क्रिस्टल क्लियर तो नहीं होंगे, क्लियर होंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद सेल काउंट जो नॉर्मल होती है वो होती है 0 to 5 मिलीमीटर पर क्यूब। इन तमाम किस्म के जो मेनिंजाइटिस हैं, यानी एक्यूट बैक्टीरियल, क्रोनिक बैक्टीरियल, वायरल, इनमें सेल काउंट बड़ा होगा, ठीक है। कितना बड़ा होगा ये हम देख लेते हैं। ये नॉर्मल 0 to 5 होता है, लेकिन एक्यूट बैक्टीरियल होगा तो वो 90 to 1000 मिलीमीटर पर क्यूब तक बड़ा होगा, और क्रोनिक बैक्टीरियल में जो है वो 10 to 1000 मिलीमीटर पर क्यूब तक बड़ा होगा, जबकि वायरल में 50 to 1000 मिलीमीटर पर क्यूब तक बड़ा होगा, ठीक है। अर्ज ये है कि इन तमाम चीज़ों में जो है वो सेल काउंट बड़ा होगा, रेस होगा। और सेल टाइप, नॉर्मल जो सेल टाइप होते हैं CSF में वो होते हैं लिम्फोसाइट, ठीक है। ये समझने वाली जो है वो लाइन है। ऊपर वाले जो 2 थे वो इतने कोई ख़ास नहीं थे, ये इम्पोर्टेंट है।
अगर सेल टाइप आपको नज़र आ रही है न्यूट्रोफिल, तो बगैर शक की आप समझ जाए इस बंदे को क्या है, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, जो कि नेसेरिया मेनिंजोकोकस का काज करता है। क्योंकि हमें पता है कि जो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनमें न्यूट्रोफिल्स रेज होते हैं। बाकी आगे क्रोनिक बैक्टीरियल में जो लिम्फोसाइट होगा और एक्यूट वायरल में भी लिम्फोसाइट होगा। अब आपके पास जो है वो CSF की रिपोर्ट आ गई है, आपने रिपोर्ट इंटरप्रेट करते वक्त देखा है कि सेल टाइप में न्यूट्रोफिल है, तो आप समझ जाएंगे कि ये एक्यूट बैक्टीरियल है और डायग्नोस बना देंगे एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का। लेकिन अगर आपके पास जो है रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि हेडेक है, फीवर है, नेक स्टिफनेस है और साथ में लिम्फोसाइट रेज है। अब लिम्फोसाइट जो है वो तो आप इस वक्त मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि लिम्फोसाइट जो क्रोनिक बैक्टीरियल में भी रेज होते हैं और एक्यूट वायरल में भी रेज होते हैं। तो फिर कौन सी चीज़ जो है वो आपको डिस्टिंग्विश करेगी कि आया ये जो है वो केस क्रोनिक बैक्टीरियल का है या एक्यूट वायरल का है। तो जो चीज़ हमें डिस्टिंग्विश करेगी वो है ग्लूकोज। ये हमने भेजे थे दो बायोकेमिस्ट्री, एक बायोकेमिस्ट्री के लिए हमने सैंपल भेजा था, तो उसमें हम देख रहे हैं ग्लूकोज लेवल। अब जो नॉर्मल CSF में होता है ना ग्लूकोज लेवल, वो होता है मोर देन हाफ ऑफ द प्लाज्मा। मोर देन हाफ ऑफ द प्लाज्मा से मुराद ये है कि अगर आपके प्लाज्मा में ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 है, ठीक है, आपने CSF लिया और इसको आपने जो एग्जामाइन किया बायोकेमिस्ट्री लैब में, तो उसमें जो है वो क्या होगा, मोर देन हाफ ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा में 100 था, यहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ द प्लाज्मा मतलब 50 से ज़्यादा होगा। अगर 50 से ज़्यादा है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। अब नॉर्मल जो है मोर देन हाफ ऑफ द प्लाज्मा, लेकिन अगर रिपोर्ट में आपको नज़र आ रहा है कि ये लेस देन हाफ ऑफ द प्लाज्मा है, तो आप बगैर सोचे समझ जाएंगे कि ये भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इट्स नॉट वायरल। वायरल में क्या होता है कि मोर देन हाफ ऑफ द प्लाज्मा यानी ग्लूकोज नॉर्मल रहता है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ग्लूकोज कम क्यों होता है और वायरल में नॉर्मल क्यों रहता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बैक्टीरिया कंज्यूम ग्लूकोज बिकॉज दे रिक्वायर ग्लूकोज फॉर देयर ग्रोथ। ऑन द अदर हैंड वायरसेस डोंट रिक्वायर फॉर देयर ग्रोथ और एनीथिंग अदर एल्स। सो अगर रिपोर्ट में ये आ रहा है कि फीवर है, हेडेक है, नेक स्टिफनेस है और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो लेस देन हाफ ऑफ द नॉर्मल है, ठीक है, लेस देन हाफ ऑफ द प्लाज्मा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्रोनिक बैक्टीरियल है। और साथ में अगर लिम्फोसाइट हो और लेस देन हाफ ऑफ द प्लाज्मा हो तो क्रोनिक बैक्टीरियल होगा। अगर हाफ ऑफ द प्लाज्मा हो और न्यूट्रोफिल्स हो तो फिर आप कहेंगे कि एक्यूट बैक्टीरियल है। फिर तो आपके पास दो हिंट हो जाएंगे ना, एक तो न्यूट्रोफिल हो जाएगा, एक हाफ ऑफ द प्लाज्मा, ये तो फिर पक्की ठकी बात है कि एक्यूट बैक्टीरियल है। वैसे अगर हाफ ऑफ द प्लाज्मा नाम ही बताएं तब भी न्यूट्रोफिल के बेस पे आप एक्यूट बैक्टीरियल का डायग्नोस बना सकते हैं। न्यूट्रोफिल की बेस पे इसका बन गया और उसके बाद क्रोनिक बैक्टीरियल का जो डायग्नोसिस है वो बनेगा लिम्फोसाइट सेल होगा प्लस लेस देन हाफ ऑफ द प्लाज्मा जो है वो ग्लूकोज लेवल होगा, क्योंकि बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड होता है लिम्फोसाइट यानी TB मेनिंजाइटिस में जो है हाफ ऑफ द प्लाज्मा होता है। लेकिन जो वायरसेस होते हैं दे डजंट रिक्वायर्ड। अब वायरस का कैसे डायग्नोस बनेगा? वायरस में ये होगा कि फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस और मेनिंजियल इरिटेशंस के साइन होंगे, रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के, प्लस CSF रिपोर्ट में ये होगा कि लिम्फोसाइट्स रेज होंगे प्लस जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल यानी मोर देन हाफ ऑफ द प्लाज्मा, ठीक है। तो उसके बाद प्रोटीन जो है उसको भी समहाउ ये भी हेल्प करती है। प्रोटीन ये होता है कि जनाब नॉर्मली बड़ी होती है तीनों तरह के इन्फेक्शंस में, तीनों तरह की मेनिंजाइटिस में, लेकिन मोटी जो बात है याद रखने वाली वो ये है कि वायरसेस में बढ़ती तो है लेकिन एक से कम तक, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं चाहे वो एक्यूट हो या क्रोनिक हो वो एक से ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो है 0.15 टू 0.45 ग्राम पर लीटर होती है और जो एक्यूट बैक्टीरियल होते हैं उसमें बड़ी होती है लेकिन इतनी बड़ी होती है कि एक से ज़्यादा होती है, और जो क्रोनिक बैक्टीरिया होता है उसमें 1.5 से ज़्यादा बड़ी होती है, और जो वायरल होते हैं उसमें बढ़ तो जाती है लेकिन इतनी बढ़ती है कि 0.6 तक आ सकती है, 7 तक, 0.8, 0.9, लेकिन 1 से बिलो होती है, ठीक हो गया। और उसके बाद अब जब हमने बना लिया डायग्नोसिस, अगर आपने ये देखा कि फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस है और न्यूट्रोफिल्स रेज है तो आपका डायग्नोस बन गया एक्यूट बैक्टीरियल का। तो तीसरा जो सैंपल बचा हुआ था आप उसको भेज देंगे कल्चर के लिए प्लस ग्राम स्टेनिंग सेंसिटिविटी के लिए, ठीक है। तो ये ग्राम स्टेनिंग सेंसिटिविटी होगी तो फिर इसमें जो है वो पता चल जाएगा
कि कौन सा मतलब बैक्टीरिया, जैसे नसीरिया मेनिंजोकोकस है अगर बच्चों में तो इकोलाई होगा, और अगर 60 से ऊपर है तो वो निमोकोकस होगा। तो उस तरीके से हम उसकी ट्रीटमेंट रेकमेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो जो डायग्नोसिस है वो बना है टीबी मेनिंजाइटिस का, टीबी मेनिंजाइटिस के लिए जो है जो तीसरा सैंपल था वो आप फिर भेज देंगे CSF, यू विल सेंड CSF फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई मींस दैट ZN स्टेनिंग, तो आप ZN स्टेनिंग के लिए भेज देंगे। लेकिन अगर आपको डायग्नोसिस बना है वायरल मेनिंजाइटिस का, तो जो तीसरा सैंपल था वो आप PCR के लिए भेज देंगे, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, so it was the interpretation of CSF exam report. Thank you. We are going to discuss about treatment of meningococcal meningitis. तो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इमरजेंसी में जैसे पेशेंट आए सबसे पहले आपने जो है बेंजाइल पेनिसिलिन 1.2 मिलियन यूनिट IV स्टैट देना है, यानी फ़ौरन ही दे देना है। इट इज़ कंसिडर एज लाइफ सेवर इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद आपने रिससिटेशन करनी है, क्योंकि हर इमरजेंसी में रिससिटेशन करनी चाहिए, मीन्स दैट मेंटेनेंस ऑफ एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। उसके बाद आपने CSF एग्जामिनेशन करना है, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है बेसिकली। उसके लिए आप जो है वो लंबर पंक्चर परफॉर्म करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस CSF एग्ज़ाम। लंबर पंक्चर परफॉर्म करेंगे L4 L5 वर्टिब्रा के दरमियान, ठीक है। वहाँ से आपने जो है वो CSF निकाल के आपने कल्चर के लिए भेज देना है। तब तक के लिए आपने जो कुछ स्पोर्टिव और एम्पेरिकल थेरापी करनी है, ठीक है। क्योंकि जब आपने CSF कल्चर भेज दिया तो उसकी रिपोर्ट मिलती है 48 से 72 घंटे के दरमियान। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनकी 48 आवर्स में आई थिंक से रिपोर्ट आ जाती है, और जो ग्राम नेगेटिव्स होते हैं उनकी 72 आवर्स में, या रिस्पेक्टिवली होगा, इसके उलट होगा, होता ही ऐसे ही 48 से 72 आवर्स में जो है इनकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, चाहे ग्राम नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तब तक के लिए तो आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट कोई ना कोई देनी है ना। तो उस ट्रीटमेंट में ये होता है कि आपने रिससिटेशन करनी है, और उसके बाद जो है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बड़ा होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप मैनिटोल दोगे या डेक्सामेथासोन का यूज़ करोगे। उसके बाद अगर उसमें फिट्स पड़ रहे हैं, सीजर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेस इंट्राक्रेनियल प्रेशर का एक फीचर होता है कि उसमें फिट्स पड़ते हैं, तो उसमें आप एंटी एपिलेप्टिक्स देंगे, जिसमें डायज़ेपाम टाइप के इंजेक्शन होंगे जो कि फिट्स को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद आपने एंटीपायरेटिक देने, क्योंकि मेनिंजिक ट्रायड में आपने देखा कि हेडिक के साथ साथ जो है वो फीवर भी होता है, तो उसके लिए एंटीपायरेटिक देंगे। अब एम्पेरिकल थेरापी से मुराद ये है कि 48 आवर्स से 72 आवर्स के दरमियान CSF एग्ज़ाम की रिपोर्ट आनी है, ठीक है। लेकिन उन 48 से 72 आवर्स के दरमियान हमने इस तरह के एंटीबायोटिक्स देनी है जो कि तमाम तरह के बैक्टीरिया को कवर करती है, यानी ग्राम पॉजिटिव को भी कवर कर सकती है और नेगेटिव को भी कवर कर सकती है, ठीक है। तो उस एम्पेरिकल थेरापी में ये है कि आपने सबसे पहले पेशेंट की देखनी एज, अगर तो उसकी एज 55 साल से कम है, ही इज़ लेस दैन 55 ईयर्स ओल्ड, तो हम देंगे सेफ्ट्राइक्सोन IV 4 ग्राम पर डेली, मिलीग्राम पर डेली, ठीक है। तो ये है कि इसकी जो यानी सेफ्ट्राइक्सोन को हम अपने हाईएस्ट डोज में देंगे, वी विल गिव सेफ्ट्राइक्सोन इन इट्स हाईएस्ट डोज। इसका जो नॉर्मल डोज होता है ना, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है आमतौर पे, वो होता है 2 ग्राम। आमतौर पे जो हम UTI वगैरह को ट्रीट करते हैं तो 2 ग्राम्स में देते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक मेनिंजाइटिस है तो इसके लिए हम हाईएस्ट डोज देंगे जो कि 4 ग्राम मिलीग्राम पर डेली, ठीक है। अगर आप सेफ्ट्राइक्सोन नहीं देना चाहते तो सेफ्टेक्सामिन दे दें, ये 2 मिलीग्राम, ये भी इसका हाईएस्ट डोज होता है। नॉर्मल डोज जो होता है 1 मिलीग्राम होता है, IV डेली फॉर 3 टाइम्स अ डे, ठीक है, 3 दफ़ा देना आपने। और उसके बाद अगर 55 साल से एज ज़्यादा है तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये बनना चाहिए कि 55 साल से कम सेफ्ट्राइक्सोन ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। तो हमने ये देखा है कि चाहे इकोलाई हो यानी न्यूनेट्स में, उसके बाद प्री स्कूल में H इन्फ्लुएंजा हो, या फिर 5 से 60 साल के दरमियान नसीरिया मेनिंजोकोकस हो, तीनों के तीनों जो है वो जनाब क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव ही होते हैं। तो 55 साल से नीचे तो इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव ही करेगा, इसलिए सेफ्ट्राइक्सोन के अलावा कोई और मेडिसिन देने की तुक बनती नहीं, कोई सेंस बनती ही नहीं, ठीक है। सेफ्ट्राइक्सोन देंगे, ये ग्राम नेगेटिव को संभाल लेता है। लेकिन चूँकि हमने पढ़ा है कि 55 साल से ऊपर या 60 साल से ऊपर जो है वो निमोकोकस कर सकते हैं, निमोकोकस जो है वो इन्फेक्शन कर सकते हैं, लिस्टेरिया, तो वो एक ग्राम पॉजिटिव है। तो यहाँ पे यह है कि आप जो है सेफ्ट्राइक्सोन अपने हाईएस्ट डोज में देंगे, मीन्स दैट के 4 ग्राम IV डेली
प्लस आप एम्पिसिलिन ऐड कर देंगे, ये ग्राम पॉजिटिव को कंट्रोल कर लेगा। और हम जानते हैं कि 60 साल से ऊपर जो है वो निमोकोकस जो है वो मेनिंजाइटिस काज करता है और वो जो है वो ग्राम पॉजिटिव होता है, इसलिए आप एम्पिसिलिन जो है वो 2 मिलीग्राम IV 6 आवरली आप ऐड कर देंगे। ठीक है। अब जनाब आपने 48 से 72 घंटे के दरमियान यही थेरापी को कंटिन्यू करना है, एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरापी को, यानी 55 साल से कम क्या देना है, 55 साल से ऊपर क्या देना है, मैंने आपको बता दिया है। बेसिकली देना सेफ्ट्रियाक्सोन ही है। 55 साल से ऊपर है तो आप एम्पिसिलिन ऐड कर देंगे, 55 से कम है तो एम्पिसिलिन नहीं करेंगे, सिर्फ सेफ्ट्रियाक्सोन होगी। और उसके बाद जब 48 से 72 घंटों के बाद रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर आप जो है वो क्या करेंगे, आफ्टर कल्चर रिपोर्ट ट्रीट अकॉर्डिंगली फॉर 14 डेज। कल्चर रिपोर्ट में आपको ग्राम नेगेटिव बताया गया है तो आप सिर्फ सेफ्ट्रियाक्सोन के ज़रिए आप ट्रीट करेंगे। अगर पॉजिटिव बताया गया ग्राम पॉजिटिव तो सिर्फ एम्पिसिलिन देंगे, नेगेटिव देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद टीबी मेनिंजाइटिस के बारे में ये कुछ स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है। टीबी मेनिंजाइटिस को हम कैसे ट्रीट करते हैं, आमतौर की जो टीबी होती है इंटेस्टाइन की या पल्मोनरी टीबी, उसको जो है 6 मंथ तक जो है ना ट्रीट किया जाता है। लेकिन ये जो है वो एंटी ट्यूबरकुलोस थेरापी जो 12 महीनों के लिए हम देंगे, प्लस स्टीरॉयड को भी ऐड करेंगे। ठीक है, स्टीरॉयड 2 ही जगह पर यूज़ होते हैं, या टीबी मेनिंजाइटिस में या फिर टीबी पेरिकार्डाइटिस में। अगर आपको हार्ट की टीबी हो या आपको ब्रेन की टीबी हो तब आप स्टीरॉयड देते हैं, क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है बड़ा होता है। ठीक है, ADT देंगे टीबी मेनिंजाइटिस में और 12 महीनों के लिए। और उसके बाद जो है वो वायरल मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट ये होती है कि इंजेक्शन एसाइक्लोविर दिया जाता है 10 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से 8 आवरली फॉर 14 डेज। एसाइक्लोविर इंजेक्शन जिसकी डोज क्या होगी 10 मिलीग्राम पर kg, और ये 8 आवरली देंगे, हर 8 घंटे बाद हम एक शॉट देंगे और ये 14 डेज के लिए यूज़ करते रहेंगे। लेकिन एसाइक्लोविर का एक जो है वो साइड इफ़ेक्ट होता है, वो है क्रिस्टल नेफ्रोपैथी। क्रिस्टल नेफ्रोपैथी से मुराद ये है कि एसाइक्लोविर जो है वो एक क्रिस्टलाइन ड्रग है। अगर आप एडिक्वेट हाइड्रेशन नहीं रखेंगे, यानी 3 से 4 लीटर अगर एक मरीज पर डे नहीं पीता, तो ये जो ड्रग है ना इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे बॉडी के अंदर और ये रीनल ट्यूब्यूल्स में फंस जाएगी। उस चीज़ को कहते हैं कि क्रिस्टल नेफ्रोपैथी, जिससे ये रीनल ट्यूब्यूल्स की डिस्ट्रक्शन करेगी। और उसके बाद अब आते हैं प्रोफिलैक्सिस की तरफ। प्रोफिलैक्सिस उर्दू ज़बान में या आम ज़बान में से कहते हैं एहतियाती तदाबीर। ठीक है, तो प्रोफिलैक्सिस ऑफ मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पोस्ट एक्सपोजर। एक्टिव इम्यूनाइजेशन से मुराद ये है इस मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस से बचने के लिए क्या कोई वैक्सीन मौजूद है, तो जनाब बिल्कुल मौजूद है। उस वैक्सीन का नाम है इंजेक्शन मेनिंजोकोकल वैक्सीन 1 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट की जाती है। और इसकी इंडिकेशंस के ये जो वैक्सीन है लगाई कहाँ किस किस को जाती है, ये कहाँ पे लगाना कंपलसरी है। तो पोस्ट सप्लेनेक्टमी, अगर किसी बंदे की स्प्लीन को जो है वो ऑपरेट के ज़रिए उड़ाया गया है तो उसमें आप ये लाजमी इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये कैप्सूलर बैक्टीरिया होता है और इंसानी बॉडी में कैप्सूलर बैक्टीरियाज को एक्सक्लूड करने के लिए वाहिद एक जो ज़रिया होता है लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन वो स्प्लीन होता है। अगर उस बंदे में स्प्लीन ही मौजूद नहीं तो कैप्सूलर बैक्टीरिया को वो कैसे बाहर निकालेंगे। तो उससे बचने के लिए आप जो है वो मेनिंजोकोकल वैक्सीन लाजमी लगाएंगे। पोस्ट स्प्लीनेक्टमी, यानी किसी बंदे का ऑपरेट हो चुका है स्प्लीन के लिए, आप लाजमी लगाएंगे। तो अगर आपने किसी बंदे का स्प्लीन का ऑपरेट करना है तो आपने ये याद रखना है कि ये ऑपरेट से 2 हफ्ते पहले आपने वैक्सीन लगा देनी है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो 2 हफ्ते लेती है एंटीबॉडीज़ बनाने में, यानी 2 हफ्ते तक एंटीबॉडीज़ बन चुकी होगी तब आप जो ऑपरेट करके स्प्लीन को उड़ा सकते हैं। उसके बाद इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ बंदे में आप लगाएंगे लाजमी, यानी HIV एड्स का बंदा है अगर कोई। उसके बाद मैस गैदरिंग, यानी एक वो जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, उसकी बेस्ट एग्जांपल जो वो हज है। जैसे हज पे 3-4 मिलियन लोग होते हैं, यानी 30-40 लाख लोग एट अ टाइम होते हैं। अगर अल्लाह ना करे किसी एक बंदे को ये जो इन्फेक्शन हो तो फिर मैंने आपको बताया था कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू फैलता है, तो एक से दूसरे को तीसरे और इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा फैल सकता है। तो जो बूस्टर डोज है वो 3 साल आफ्टर एवरी 3 ईयर से वो रिपीट किया जाता है। किस बंदे में, उस बंदे में जिसकी स्प्लीन उड़ चुकी है, बाकियों में ज़रूरत नहीं है, बाकियों में एक ही दफ़ा लाइफ में लगा दें तो काफ़ी है। तो ये थी एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और वैक्सीन से ये मैं आपको बताता चलूँ, वैक्सीन की डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, ये उसी ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है और उसको इसी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है कि उसकी एंटीजेनिसिटी तो होती है लेकिन पैथोजेनिसिटी ख़त्म कर दी जाती है। एंटीजेनिसिटी से मुराद ये है कि जब इसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा
तो हमारा इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स देगा, वो समझेगा कि कोई दुश्मन आ गया है, लेकिन ये एक ऐसा दुश्मन होगा जिसके पास हथियार तो होगा लेकिन उसमें गोलियां नहीं होगी, और हथियार जो गोलियों के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देगा, लेकिन इसमें ये एबिलिटी नहीं होगी कि ये एक बीमारी क्रिएट कर सके। ये सिर्फ ये बताएगा कि मैं दुश्मन हूँ, आ गया हूँ, लेकिन ये लड़ नहीं सकेगा, इसके पास गोलियाँ नहीं होगी, ये फायरिंग नहीं कर सकता। यानी एंटीजेनिसिटी होगी लेकिन पैथोजेनिसिटी नहीं होगी। पैथोजेनिसिटी मुराद बीमारी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डिजीज इन ह्यूमन बॉडी, इसका पैथोजेनिसिटी वो इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो बगैर गोलियों वाला बंदूक आ जाएगा। तो पोस्ट एक्सपोजर से ये मुराद है कि आप इमरजेंसी में एज ए डॉक्टर वर्क कर रहे हैं या आप घर में बैठे हैं, तो किसी बंदे को जो मेनिंजाइटिस हो चुका है, आप उसके साथ बैठ गए, तो इसका मतलब आप एक्सपोजर उससे हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि 18 फीट के रेंज में जो ये होता है इसका एक्सपोजर। तो अब इसको आप कीमोप्रोफिलैक्सिस के ज़रिए जो है रोकेंगे, ना कि वैक्सीन के ज़रिए, क्योंकि वैक्सीन तो जनाब 2 हफ्ते लेता है एंटीबॉडीज़ बनाने में, लेकिन आप तो मौके पे एक्सपोजर आपका हो चुका है, क्योंकि इनक्यूबेशन मैंने पीरियड आपको बताया था कि एक्यूट बैक्टीरियल का जो है 3 से 10 दिन होता है, क्रोनिक बैक्टीरियल का जो है वो 2 से 6 हफ्ते होता है, और 3 से 10 दिन जो होता है वो एक्यूट वायरल का होता है। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनते बनते 2 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपको एक्सपायर हो चुका है, और 5 से 6 दिनों में आपको एक्यूट बैक्टीरियल के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप कीमोप्रोफिलैक्सिस के ज़रिए इसको रोकेंगे। कीमोप्रोफिलैक्सिस का मतलब ये होता है कि मेडिसिन लेके आप उसको रोक दें, ना कि वैक्सीन लेके। तो इसमें टैबलेट चाहे रिफम्पासिन यूज़ होती है, ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी का एक हिस्सा भी है, और लेकिन यहाँ पे जो ये एज ए प्रोफिलैक्सिस यूज़ होगी, और उसकी डोज होगी 600 मिलीग्राम BD फॉर 2 डेज़, यानी 2 टाइम्स अ डे फॉर 2 डे। या फिर आप सिप्रोफ्लैक्सिसिन जो है वो 500 मिलीग्राम यूज़ कर सकते हैं पर ओरल वंस, एक ही दफ़ा के लिए। इन दोनों में से जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सपोज हो चुके हैं किसी मेनिंजाइटिस के पेशेंट से, तो आप पोस्ट एक्सपोजर जो कीमोप्रोफिलैक्सिस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये 3 टर्म्स हैं, ये आप समझ लें, उसके बाद लेक्चर कंड करते हैं। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस ये होती है कि एक बंदा है, उसको मेनिंजाइटिस है, आपने उसको CSF लिए कल्चर के लिए भेजे, लेकिन CSF कल्चर जो है वो नेगेटिव आ गया, तो उसे कहते हैं एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, मीन्स के CSF कल्चर नेगेटिव मेनिंजाइटिस। तो ऐसा होता है वायरल में, फंगाई में, स्पायरोकीट्स और पैरासाइट्स वगैरह में होता है। ठीक है, उसके बाद जो नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस से मुराद ये है कि हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्शन हो बैक्टीरियाज का या वायरस का तो ही मेनिंजाइटिस होगी, किसी और वजह से भी हो सकती है। यानी कि मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन बाय द मैलिग्नेंट सेल्स से मुराद है कैंसरस सेल्स लाइक AML, ALL, एक्यूट मेलाइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया। और ल्यूकीमिया जो कहते हैं वो कैंसर्स, ब्लड कैंसर्स को कहते हैं, कैंसर्स ऑफ द ब्लड सेल्स। ठीक है, और उसके बाद कुछ ड्रग्स हैं लाइक एनसिड्स एंड ट्राइमेथाप्रिम, ये भी काज कर सकती है मेनिंजाइटिस। और उसके बाद RBCs, सब एरेक्नॉइड हेमरेज। अगर सब एरेक्नॉइड हेमरेज हो चुकी है, तो वहाँ पे जो RBCs होंगे वो अगर मेनिंजस को इरिटेट करेंगे, तो इससे भी जनाब मेनिंजाइटिस होगी। और उसके बाद जो है वो रिकरेंट मेनिंजाइटिस। ठीक है, रिकरेंट मेनिंजाइटिस से मुराद ये है कि एक बंदे को मेनिंजाइटिस हुआ है, आपने उसे एंटीबायोटिक्स दी है, वो ठीक हो गया, लेकिन 2 हफ्ते बाद फिर से उसे मेनिंजाइटिस हो रही है, फिर एंटीबायोटिक्स दी है, ठीक हो गया, फिर 2 हफ्ते बाद मेनिंजाइटिस हो रही है, यानी बार बार मेनिंजाइटिस हो रही है उसे, रिकरेंट मेनिंजाइटिस। अगर किसी बंदे में ऐसा हो रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे, सस्पेक्ट करेंगे कि इस चीज़ का, इसका मतलब होता है कि फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ द स्कल, यानी बेस ऑफ स्कल का जो है उसे फ्रैक्चर हो चुका है, तो आप अर्जेंट MRI करवाएंगे बेस ऑफ द स्कल की। ठीक है, और क्योंकि अर्जेंट आप कराएंगे बेस ऑफ द स्कल, और इससे सबसे अच्छी बात है कि इट कैरीज गुड प्रोग्नोसिस से मुराद है कि ये जल्दी जो है वो ठीक हो जाता है, और इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। डोंट हैव सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस। अब डोंट हैव सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन से मुराद ये है कि अगर किसी बंदे ने जो है वो बैक्टीरिया को इनहेल कर लिया, उसके अंदर चला गया है, तो बैक्टीरिया को अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाए, यानी लंग से फिर ब्लड से जो है वो ब्रेन के मेनिंजेस में जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ उसको डायरेक्ट ही बेस ऑफ द स्कल में फ्रैक्चर है, वो उसी फ्रैक्चर के ज़रिए ही वो उधर चला जाएगा। तो यानी जब ये ब्लड में नहीं जाएगा तो इतनी ज़्यादा सिस्टम में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। सो आई होप सो यू गॉट इट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।